हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकॉन विथ केटी। बच्चों, एग्ज़ाम बिल्कुल पास है और इस टाइम पर कुछ लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप पे लीक्ड क्वेश्चन के नाम पे पैसे मांग रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह सिर्फ स्टूडेंट को कंफ्यूज करने का तरीका है। इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो जैक बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स और एग्जामिनर के पैटर्न के बेस पर सेलेक्ट किए गए हैं, बिना किसी फेक प्रॉमिस के। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में पैनिक कम हो, रिवीजन स्ट्रांग हो और एग्ज़ाम कॉन्फिडेंट हो के अटैम्प्ट करो, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। So here is the first question. National income is known as. National income is known as. शॉर्ट में पूछ रहा है नेशनल इनकम को क्या कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात हो और नेशनल इनकम ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नेशनल इनकम से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बताओ इसमें कि नेशनल इनकम किसको बोलेंगे। जीडीपी एमपी को बोलेंगे या एनएनपी एमपी, जीएनपी एमपी या फिर एनएनपी एफसी, एनडीपी एमपी। बात हो रही है नेशनल इनकम, इट मीन्स कि हमें ढूंढना होगा क्या, एनपी, नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ हम इस क्वेश्चन में कैच क्या था, ये था फैक्टर कॉस्ट। जो भी नेशनल इनकम होता है या फिर डोमेस्टिक इनकम होता है, दोनों को हम लोग किस चीज़ पे करेंगे कैलकुलेट, वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट एक ही ऑप्शन में है एनएनपी एफसी में, तो इसका आंसर हो जाएगा एनएनपी एफसी। अगर क्वेश्चन में पूछते कि डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, तो उसका लिख लो। क्वेश्चन में पूछ सकता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को क्या कह सकते हैं हम लोग, एन डी पी एफ सी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफर इनकम। इनकम दो टाइप से होता है, एक होता है फैक्टर इनकम, दूसरा होता है ट्रांसफर इनकम। दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस समझ जाओगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बना पाओगे। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, काफ़ी इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसे फैक्टर इनकम है, उसमें वर्ड लगा हुआ है फैक्टर। इट मीन्स कि अगर आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस बेसिस पे आपको इनकम मिल रहा है, तो वो कहलाएगा आपको फैक्टर इनकम। मतलब आप भी कुछ दे रहे हो, उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, तो वो फैक्टर इनकम हो गया। दूसरा होता है ट्रांसफर इनकम। ये ऐसा इनकम होता है जिसमें कि आप कुछ नहीं दे रहे हो और आपको इनकम मिल रहा है, इसको बोलेंगे ट्रांसफर इनकम। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझेंगे तो और ज़्यादा बेटर हम लोग को समझ में आएगा कि फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो उसमें आएगा रेंट, वेजेस, सैलरीज, ये सब क्या है, फैक्टर इनकम है। और फैक्टर इनकम क्यों है, इसमें आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीज़ अगर प्रोवाइड करोगे आप तो आपको फैक्टर इनकम मिलेगा। ट्रांसफर इनकम क्या हुआ, जिसमें कि आप कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, विदाउट गिविंग एनी फैक्टर सर्विसेज इन रिटर्न। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, ये सब हो गए ट्रांसफर इनकम की एग्जाम्पल। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांसफर इनकम इज अर्नड इनकम। अर्नड इनकम तो नहीं होगा, अर्नड इनकम जो होता है वो फैक्टर इनकम को बोलते हैं। अर्नड इनकम होगा यूनिलैटरल पेमेंट, कैपिटल रिसीप्ट, फैक्टर इनकम। यूनिलैटरल पेमेंट हो जाएगा इसका आंसर, यूनिलैटरल। फैक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लो, क्वेश्चन आ सकता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो होता है वो बाइलेटरल होता है। फैक्टर इनकम बाइलेटरल कॉन्सेप्ट है और इसको अर्नड इनकम भी बोलते हैं। अर्नड इनकम या फिर अर्न कॉन्सेप्ट हो गया, और ट्रांसफर इनकम है रिसीट कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर इनकम रिसीट कॉन्सेप्ट होता है और ये अर्न कॉन्सेप्ट होता है, अर्नड।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, डेप्रिसिएशन को और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है इसमें। पहला है कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तीसरा नेट इन्वेस्टमेंट और चौथा वियर एंड टीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट नीड टू आस्क फ्रॉम यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी डेप्रिसिएशन किसको किसको पता है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। पहले डेप्रिसिएशन हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट। अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब ये डिप्रिसिएशन का कॉजेस क्या क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि कॉजेस क्या क्या है। थोड़ा यहाँ जो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे तो वो भी हम एग्जाम में इजीली बना पाएंगे। नॉर्मल वियर एंड टीयर, नॉर्मल वियर एंड टीयर। दूसरा क्या कॉजेज है, पैसेज ऑफ टाइम। तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, तो ये सब कॉजेज हो सकता है डेप्रिसिएशन का। एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के कारण लॉस, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल लॉस। ये भी समझ लो, कैपिटल लॉस। ये जो कैपिटल लॉस होता है ये किसके कारण होगा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ये है उसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। और जो डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू में डिक्रीज देखा जाता है इसके लिए हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं स्पेशल, उसमें कुछ पैसे रखे जाते हैं डिप्रिसिएशन के पैसे को कंपनसेट करने के लिए। और कैपिटल लॉस के लिए क्या होता है, कैपिटल लॉस के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। और ये कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के कारण होगा, जैसे अनएक्सपेक्टेड में हो सकता है फ्लड आ गया, लाइक नेचुरल कैलामिटीज़, थेफ्ट, फायर, ये सब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का पार्ट है जो कि जिसको हम लोग कैपिटल लॉस बोलेंगे। तो यहाँ डेप्रिसिएशन का है तो डेप्रिसिएशन में हम लोग ये तीन कॉजेज समझ लेंगे कि नॉर्मल वियर एंड टीयर। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी सामान लोगे, उसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे तो उसमें थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ टूट फूट होते रहती है, उसको बोलेंगे नॉर्मल वियर एंड टीयर। पैसेज ऑफ टाइम कहने का मतलब कि अगर आप कोई नया बाइक लिए और आज उसको मान लो 1 लाख में आज बाइक कोई लिए और उसको आप रखे रहो और 1 साल के बाद बेचने जाओ तो वहाँ उस टाइम उस अमाउंट जितना आप 1 लाख में लिए हो वो आपको नहीं मिलेगा, भले ही आप उसको यूज़ किए हो या नहीं किए हो। तो ये होता है पैसेज ऑफ टाइम। जैसे उसमें रस्ट ये सब लग सकता है एनवायरनमेंट के कारण, जो भी मॉइस्चर ये सब होते हैं उसके कारण। और उसके बाद है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहने का मतलब कि 1 साल के बाद टेक्नोलॉजीज थोड़ी और एडवांस हो जाएंगी तो और एडवांस चीज़ों को लोग प्रेफर करेंगे ना कि आउटडेटेड चीज़ों को। तो ये है एक्सपेक्टेड है, हमको पता है कि आगे जाकर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने वाला है, तो ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये सब कॉजेज हो गए डिप्रिसिएशन का। चलो अब आते हैं मेन हमारे क्वेश्चन पे। डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये याद रखने वाली चीज़ है कि डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, GDPFC, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। GDPFC का फॉर्मूला देखो, इसमें अगर हम GDPMC
में से IT इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा GDP एट फैक्टर कॉस्ट। MP से हमको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, MP से जाना कहाँ है, फैक्टर कॉस्ट में। तो जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें हमारा क्या होता है, उसमें IT माइनस NIT इंक्लूडेड नहीं होता है और MP में मेरा इंक्लूड होता है। तो MP में से अगर हम NIT को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, GDP FC। नाउ लेट्स मूव टू द, इसका आंसर सो हो जाएगा GDP MP माइनस, यहाँ है आंसर GDP MP माइनस NIT। अगर इसको ब्रैकेट में डाल के फिर ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो वहाँ IT माइनस सब्सिडीज, ऐसे NIT का फॉर्मूला कहीं कहीं पूछ देता है, NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी इज, मनी को क्या बोल सकते हैं, मनी इज लाइबिलिटी है या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ गुड्स है या फिर स्टोर ऑफ कमोडिटीज है, क्या है मनी। मनी का फंक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी हम लोग 4 पढ़े हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये टोटल 4 है। तो यहाँ पूछा मनी क्या है, तो मनी पहला ही ये बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा। स्टोर ऑफ गुड्स जो है ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, स्टोर ऑफ गुड्स नहीं, अगर स्टोर ऑफ वैल्यू होता तो हमारा ये ऑप्शन भी हो सकता था, बट यहाँ पे स्टोर ऑफ गुड्स लिखा हुआ है। विच इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। ये जो वर्ड यूज किया गया है लिक्विड, लिक्विडिटी मतलब होता क्या है, ये जिनको पता होगा कि लिक्विडिटी मतलब क्या होता है वो इजीली इसको कर पाएंगे इसका आंसर। जैसे लिक्विडिटी मीन्स ईज ऑफ कन्वर्जन इन, लाइक ईज ऑफ कन्वर्जन इनटू कैश। कैश में अगर आप जितना इजीली कन्वर्ट कर पाओ वो उतना ही लिक्विड कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन में साफ साफ करेंसी नोट्स लिखा हुआ है जो कि ऑलरेडी क्या है, ये कैश के ही फॉर्म में होता है करेंसी नोट्स, तो सबसे मोस्ट लिक्विड यही हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ये सब को कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है, इजीली वो तुरंत भर में कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो सो मोस्ट लिक्विड हो जाएगा करेंसी नोट्स। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी थ्रू, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो इकोनॉमी में जैसे मनी कैसे क्रिएट करती है ये पूछ रहा है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, हम लोग ये क्वेश्चन आ जाता है सब्जेक्टिव वाले में कि हाउ लाइक कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन्स, लोन जो है वो कैसे क्रिएट करती है। उनके पास इनिशियल डिपॉजिट्स आता है, उसके कुछ सर्टेन परसेंटेज उसको RBI के पास रखना पड़ता है और कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व। बाकी जो पैसा बच जाता है उस पैसे को वो क्या करती है, नेक्स्ट जो पर्सन आता है उसको एज अ लोन देती है। ऐसे करके जो है वो क्रेडिट क्रिएशन का पूरा जो है वो चलता है। तो इसमें पूछा है कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट्स मनी थ्रू, जो मनी जैसे क्रिएट करता है वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू करेगा। नोट इशू जो ऑप्शन है, नोट इशू का जहां भी बात है वो RBI हो जाता है, RBI का राइट है नोट इशू करने का।
तो यहाँ कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट्स मनी थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश रिजर्व रेशियो इज मेंटेन्ड विथ। जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, जो कॉमर्शियल बैंक्स है उसको रेगुलेट करती है। रेगुलेट करने के लिए उनके पास काफ़ी अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे मॉनेटरी टूल्स को उन लोग फॉलो करते हैं, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब जो भी है वो कौन डिसाइड करता है, ये RBI डिसाइड करता है। तो कैश रिजर्व रेशियो CRR जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। किसको मेंटेन करना पड़ता है? कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। किसके पास, ये पूछ रहा है, किसके पास रखना पड़ता है? गवर्नमेंट, RBI, अदर बैंक्स या पब्लिक? तो जो CRR है वो जो अमाउंट है उसको RBI के पास रखना पड़ता है। किसके पास? RBI, CRR। अगर SLR पूछ दे कि SLR जो है वो किसके पास रखना पड़ता है, कॉमर्शियल बैंक वो अपने पास ही रखते हैं एज अ रिजर्व। When income is zero, consumption is called। जब इनकम जीरो होगा उस केस में कंजम्पशन जो हम लोग करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमको कंजम्पशन करना पड़ता है। लाइक पीपल नीड टू कंज्यूम फॉर देयर सर्वाइवल, बिकॉज विदाउट एनी कंजम्पशन दे कांट सर्वाइव। सो इट डजेंट मैटर दैट लाइक व्हाट इनकम ही और सी इज अर्निंग, he or she must consume some amount like। तो इसको क्या बोलते हैं यही पूछ रहा है। व्हेन इनकम इज जीरो, जीरो जब होगा उस टाइम जो हम लोग कंजम्पशन करेंगे उस इनकम को क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड कंजम्पशन बोलेंगे या फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, मार्जिनल कंजम्पशन? इसमें हो जाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। इस ऑटोनोमस कंजम्पशन ऐसा कंजम्पशन होता है जो कि आपके इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करता है। इवन आपका लेवल ऑफ इनकम जीरो भी हो बट फिर भी वो आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे फॉर योर सर्वाइवल। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है? ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। लाइक एज योर इनकम इंक्रीजेज द इंड्यूस्ड कंजम्पशन विल इंक्रीज एंड एज योर इनकम डिक्रीजेज इट विल डिक्रीज। तो इंड्यूस्ड मतलब कि इनकम लेवल पर डिपेंड करेगा, ऑटोनोमस मतलब कि आपके इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करेगा। बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड वर्ड यूज किया गया, बैलेंस्ड है, इट मीन्स क्या है? इक्वल होना चाहिए, कहीं पे इक्वल हमको देखना होगा। इसीलिए बैलेंस कब होगा? जब रिसीट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी, रिसीट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जितना गवर्नमेंट के पास रिसीव कर रहा है गवर्नमेंट और जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, दोनों अगर बराबर होगा तो बैलेंस्ड होगा। यहाँ पे क्या है? एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर, फर्स्ट ऑप्शन में एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीव। इट मीन्स कि गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा कर रही है और उनको कम मिल रहा है। इट मीन्स कि ये कौन सा सिचुएशन हो गया? ये डेफिसिट है, डेफिसिट। और यहाँ पे क्या है? रिसीट्स ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो ये सिचुएशन हो गया सरप्लस। ये तो क्वेश्चन था बैलेंस्ड का। अगर डेफिसिट का पूछे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, अगर सरप्लस पूछ दे तो ये आंसर हो जाएगा। नेशनल इनकम इंक्रीजेस व्हेन, नेशनल इनकम कब इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बताओ आंसर बताओ इसका। इंपोर्ट्स इंक्रीजेस या फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, टैक्स इंक्रीजेस, सेविंग इंक्रीजेस? क्या इंक्रीज करने से हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। जब हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा उस केस में नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज इन्वेस्टमेंट लीड टू मल्टीप्लायर इफेक्ट, लाइक विच इंक्रीजेज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आप इन्वेस्ट करोगे तो इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट में क्या होता है कि आगे फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ उससे इनकम, लोगों का इनकम जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उससे इनकम जनरेट होगा। तो ऐसे करके टोटल ओवरऑल हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। इंपोर्ट इंक्रीज करने से या फिर टैक्स इंक्रीज करने से, सेविंग इंक्रीज करने से हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होता है। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस, इन्फ्लेशन क्या रिड्यूस करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट इन्फ्लेशन। व्हाट डू यू नो इन्फ्लेशन?
what do you know by inflation? Like inflation is the situation when the price of, like general price of all the commodities continuously rises. ये it is a kind of economic fluctuation. इसमें क्या होता है कि सारे कॉमोडिटीज़ का मार्केट में कॉन्टिन्यूसली प्राइस बढ़ रहा होता है, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन का सिचुएशन। और ये होता क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज इन लाइक मनी सप्लाई इंक्रीज होने के कारण, या फिर सप्लाई जो है उसका काफ़ी ज़्यादा हो जाना और डिमांड कम होना, उस केस में देखते हैं कि इन्फ्लेशन हो जाता है। सॉरी, सप्लाई कम हो जाना और डिमांड ज़्यादा हो जाना, तो उस केस में प्राइस जो है वो इंक्रीज होने लगता है। तो इसमें इन्फ्लेशन रिड्यूस, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या रिड्यूस करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इन्फ्लेशन रिड्यूस परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन रिड्यूस करता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि चीज़ें महंगी होने लगती हैं। जो चीज़ आपको, मान लो कि 100 रुपीज़ में आपको जितनी चीज़ मिल जा रही थी, अब उतनी चीज़ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि प्राइस उसका सारे चीज़ों का बढ़ गया। तो वही हो गया कि परचेजिंग पावर घट जाता है। तो अभी भी जैसे हम लोग देख रहे हैं, आज के 10 साल पहले देखो, 100 रुपीज़ में जितनी चीज़ें मिलती थी, आज 100 रुपीज़ में उतनी चीज़ें नहीं मिलती है। तो ये क्या हो रहा है, ये इन्फ्लेशन हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ रेट एट विच, फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर फॉरेक्स एक्सचेंज रेट, ये क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या एक्सचेंज किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट से एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ हम लोग एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे लाइक हाउ मच वन करेंसी इज नीडेड टू बाई अनदर कंट्रीज करेंसी। आपको जैसे कितना रुपया चाहिए एक डॉलर खरीदने के लिए, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट। विच टैक्स इज प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्स। पहले बताओ कि प्रोग्रेसिव टैक्स होता क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होगा। प्रोग्रेसिव टैक्स लाइक एक, ये क्या है, एक टैक्स सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि टैक्स रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। किसी भी पर्सन का अगर जैसे इनकम बढ़ रहा हो तो उसमें टैक्स रेट भी बढ़ेगा किसी भी कंट्री में, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स। और ये कहाँ देखा जाता है, ये हम इनकम टैक्स में देखते हैं, इनकम टैक्स। और ये हमारे कंट्री में है, प्रोग्रेसिव टैक्स इंप्लीमेंट किया हुआ। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है, रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता है। तो ये किसके लिए प्रोग्रेसिव टैक्स बेनिफिशियल किसके लिए होता है, जो लाइक लो इनकम ग्रुप्स हैं, जो कि काफ़ी कम पैसे अर्न कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनको काफ़ी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक टैक्स देना पड़ता है। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स। इसके अलावा कौन कौन सा टैक्स सिस्टम होता है वो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है दूसरा रेग्रेसिव, रेग्रेसिव में क्या है, और उसके अलावा होता है प्रोपोर्शनल, रेग्रेसिव के अलावा हो गया प्रोपोर्शनल, और एक होता है डिग्रेसिव, डिग्रेसिव। ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम है। प्रोग्रेसिव में देखें कि एज इनकम इंक्रीजेज रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज। रेग्रेसिव में जस्ट उल्टा है, इसमें क्या है कि एज इनकम इंक्रीजेज रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज। ये हो गया रेग्रेसिव, इनकम इंक्रीजेज रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज। प्रोपोर्शनल में क्या है, इसमें सेम लाइक टैक्स रेट इज चार्ज्ड ऑन ऑल इनकम लेवल ग्रुप्स। जितने भी इनकम लेवल ग्रुप्स हैं सब में इक्वल लेवल ऑफ लाइक इक्वल रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाए, तो इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स। और लास्ट वन इज डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि टैक्स रेट इंक्रीजेज इनिशियली, जैसे शुरू में टैक्स रेट इंक्रीज होता है, बट बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर अ लिमिट। मतलब एक लिमिट में जाने के बाद उसका जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग डिग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा समझ लिए। प्रोग्रेसिव टैक्स में आ जाएगा इनकम टैक्स। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड,
टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे पढ़े थे टू सेक्टर इकोनॉमी ही पहला था, टू सेक्टर इकोनॉमी ऐसे करके जैसे हम लोग पढ़े थे ना, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स, हाउसहोल्ड और फर्म्स, इन्हीं के बीच में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस, लेन देन होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में। ये हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी। इसके अलावा फिर टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट एक आएगा, जिसमें कि फाइनेंशियल मार्केट, बैंक से सब आ जाएंगे। बाकी थ्री सेक्टर इकोनॉमी में जब बात करें तो इसके अलावा और क्या आ जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। अगर फोर सेक्टर इकोनॉमी बात करें तो उसमें हमको बताना होगा हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। बट यहाँ पूछ रहा है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। लाइक हाउस होल्ड इसमें फर्म्स को क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म्स को, और फर्म्स जो है इसको बदले में क्या देगा, फैक्टर इनकम देगा। तो ये होता है। इसमें रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो हम लोग ये सब पढ़े हैं, अभी उतना ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास जो कि डिटेल में एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए आगे चलते हैं। हाई CRR विल, CRR अगर हाई होगा तो उस केस में क्या होगा, CRR कौन मेंटेन कौन डिसाइड करता है, RBI डिसाइड करती है। और CRR क्या होता है कि जो कि कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर डिपॉजिट यू हैव कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विथ RBI एज अ रिजर्व, वो होता है CRR। अगर CRR इंक्रीज हो जाएगा, इस केस में क्या है कि जो अमाउंट ऑफ मनी, जो परसेंटेज ऑफ मनी जो पहले कमर्शियल बैंक्स रख रहे थे एज अ रिजर्व RBI के पास, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो बचेगा, जो कमर्शियल बैंक्स के बचेगा, कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसे बचेंगे वो कम बचेंगे, पहले से कम बचेंगे। जब पैसे कम बचेंगे कमर्शियल बैंक्स के पास, तो वो जो हम लोग जो लोग हैं पब्लिक को, उनको लोन कम दे पाएगी। तो इससे क्या होगा कि इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन ऑप्शन है, रिड्यूस क्रेडिट क्रिएशन, रिड्यूस हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन का काम करना है कमर्शियल बैंक्स का। अगर कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे कम रहेंगे, उनको ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा RBI के पास, इस केस में जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो जाएगा पहले से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर अपोजिट आए तो वही उसमें इंक्रीज हो जाएगा। अगर CRR डिक्रीज होगा तो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। एक छोटा सा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इफ MPC इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लायर विल बी। मल्टीप्लायर का इसमें फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, तुरंत से निकल जाएगा, कोई बड़ा इसमें कुछ करना नहीं है। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। ये इसका फॉर्मूला मल्टीप्लायर का, इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आता है। 1 डिवाइडेड बाई MPC का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 ऑप्शन देखो 5 है। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लायर। तो इससे और भी क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल आए, या फिर कोई कभी कभी क्या होता है कि फार्मूला पूछ देता है मल्टीप्लायर का क्या फार्मूला है। तो ये हो गया मल्टीप्लायर का फार्मूला। और एक और हम लोग पॉइंट लिख लेंगे, MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1 होता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। NFIA इज कैलकुलेटेड एज, NFIA को कैसे कैलकुलेट करते हैं,
NFI ये यहाँ लिख लेते हैं, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका शॉर्ट में बोला जाए तो इसका फार्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना इनकम बाहर, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कितना इनकम आ रहा है, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में जो हम लोग को देना पड़ रहा है दूसरे कंट्री को, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल हमारा निकल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि बाहर से एग्जैक्टली पैसा हमारे पास कितना आया। तो यही हो गया, इसमें ढूंढ लेते हैं आंसर, इनकम पेड अब्रॉड, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यही हो जाएगा। इनकम फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये हो जाएगा इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम पेड अब्रॉड, ये हो गया रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और पेड अब्रॉड। ये कर लेंगे हम लोग, NFIA निकल जाएगा। लास्ट है NIT। NIT कैसे निकालते हैं, NIT अभी जस्ट अभी उस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, उसमें आया था NIT निकालने का, दैट IT माइनस सब्सिडी। IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि जो कि हम लोग जो गवर्नमेंट को देते हैं, सब्सिडीज क्या है जो गवर्नमेंट हम लोग को देती है। तो अगर इसमें हमको निकालना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, एग्जैक्टली नेट हम लोग वैल्यू कितना दिए, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो गवर्नमेंट हमको दी है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कि नेट वैल्यू हम लोग गवर्नमेंट को कितना दिए, ये हो गया। तो उससे निकलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे इस लाइक सीरीज़ में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं इस वीडियो लेक्चर में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।